अब मोदी जैसे आदमी सोनिया गांधी को कहता है कि भाई जर्सी गाय है। जर्सी गाय बीजेपी को सत्ता में आने के बाद से एक करेक्टर सामने आई है, तो मैं होने लगा। आप समझ सकते हैं। तो सम्राट चौधरी की का औकात है कि महाराष्ट्र में तो चुनाव में वोट को बढ़ाकर एक चुनाव जीतने की कोशिश किए और बिहार में चुनाव में चोरी करके चुनाव में वोट घटाकर बिहार के चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहा है। गेम करने वाली ही पार्टी है बीजेपी के पास दूसरा कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी अस्वस्थ हैं। इनको इलाज की जरूरत है कि नीतीश कुमार का राज्य जनता का राज नहीं रहा। यह राज पूरी तरह से माफिया राज में तब्दील हो गया है। तो उनकी बात का आप जवाब नहीं दे रहे, तो उनके खानदान पर चले जा रहा है। तो जो काम नहीं चुनाव आयोग के था वो चुनाव आयोग कर रही है, जो काम उसको करना था वो नहीं कर रही है। पहले जो लोग झोला उठाकर राजनीति करते थे तो उनको लोग कहते थे कि भाई इनको विधायक बनाइए। प्रशांत किशोर माने SIR को कोई मुद्दा नहीं समझते कि बिहार में और आज के हिंदुस्तान की राजनीति में कोई थर्ड फ्रंट बनाने की बात बोलता है। मैं समझता हूं कि राजनीति में वो बच्चा है। बीजेपी ढो नहीं रही है, बीजेपी उनको पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम कल कारखाने खदान को भी निजी हाथों में दे दिए, इससे देश बढ़ जाएगा। लालू जी के शासन तो 20 साल पहले ही खत्म हो गया। 20 साल में तुमने क्या किया? हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति चल रही है, मंदिर मस्जिद करके जो राजनीति चल रही है, जो देश के अंदर जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब था उसको बर्बाद करने की जो राजनीति चल रही है, देश के संविधान को खत्म करने की राजनीति चल रही है, हमारे लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। इसका जवाब जनता चाहती है कि मैंने पैसा कहाँ से आता है पैसा, और ऐसे लोग जो विदेश से कर्ज करता यहाँ आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग बिहार के काराकाट विधानसभा में हैं। हमारे साथ काराकाट विधानसभा के सिटिंग विधायक माननीय अरुण सिंह कुशवाहा जी हैं। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 को देखा जाए तो माननीय विधायक जी को लगभग 82,000 वोट मिला था और रनअप रहे राजेश्वर राज जी को लगभग 64,000 वोट मिला था। माननीय विधायक जी को लगभग 48% वोट मिला था, जबकि राजेश्वर राज जी को 37% वोट मिला था। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 37.2% वोट मिला था, जबकि एनडीए को 37.4% वोट मिला था। महागठबंधन को 110 सीटें आई थी, जबकि एनडीए को 125 सीटें और अन्य लोगों को आई थी। कल हम लोग जो इंटरव्यू कर रहे थे माननीय अशोक कुमार सिंह जी का, जो रामगढ़ के विधायक थे, वहां रिकॉर्ड मतदान 63% हुआ था। लेकिन अभी हम लोग जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं काराकाट में, यहाँ पे 52% मात्र वोट हुआ था, जबकि बिहार का औसत 56% रहता है। हम माननीय विधायक जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार जी। माननीय विधायक जी, आप जैसा हम लोग के पास में डाटा आया है कि आप 2000 में भी विधायक थे, 2005 में भी विधायक थे, तो अभी जो 2020 से अभी 25 चला है, इसमें आप कौन सा ऐसा काम किए हैं जिस पे आपको गर्व है? देखिए, हम लोग जब विधायक 2020 में बने तो हम लोग के सामने चुनौतियां थी, क्योंकि विक्रमगंज पहले जो काराकाट है, ये काराकाट का विक्रमगंज मुख्यालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, जो काराकाट विधानसभा में पड़ता है और पुराना यह अनुमंडल था। तो सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि विक्रमगंज का अपना एक भवन बने, जो अपना भवन नहीं था। दूसरा चुनौती था हम लोग के सामने कि विक्रमगंज चूँकि हमेशा जाम से प्रभावित रहता, उसका चुनौती था। तीसरा चुनौती था बस स्टैंड नहीं था, तो एक छोटा मोटा बस स्टैंड का भी अभी काम कर रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस की अपनी भवन जो थी, पुराने भवन में चल रहा था, बहुत जर्जर स्थिति था और मात्र 2 रूम का वो रजिस्ट्री ऑफिस था। तो उसके नए भवन के भी एक डिमांड था। यहाँ आरा सासाराम रेलवे लाइन है,
इस पर ओवर ब्रिज का डिमांड था जनता का, और गांव घर में गली नली सब डिमांड तो रहते हैं जो आमतौर पर था ही। तो सब क्षेत्र में हम लोग काम करना शुरू किए, और आज के डेट में अपना अनुमंडल भवन है नया, अपना रजिस्ट्री भवन है, अपना नया बस स्टैंड पूर्णतः तो विकसित नहीं है, लेकिन बस स्टैंड में का ठहराव होने लगा है और कुछ काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है बस स्टैंड विकसित करने के बाद। रेलवे पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग था, तो उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। और गया में जब गडकरी साहब आए थे तो उन्होंने बेजाबते घोषणा भी किया, हल मन एक तरह से हो गया है, मैंने बन गया है, कुछ बनने की प्रक्रिया में प्रोसेस में। और सबसे बड़ा डिमांड था कि यहाँ चूँकि सब इस जिले में मेडिकल कॉलेज मैंने खुले थे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा था, जबकि शाहाबाद का सबसे बड़ा जिला है, यह 19 ब्लॉक का जिला है, इतना बड़ा जिला शाहाबाद में कोई नहीं है। रोहतास अभी कल 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि रोहतास में हम सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घोषणा की है। आपके विधानसभा में वो हमारे रोहतास में होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा विधानसभा में खुलेगा, लेकिन जो ज़मीन है हम लोग के देखने से वो ज़मीन नोखा विधानसभा का है, राजपुर ब्लॉक का है। अगर वहाँ बनता है, अब सरकार कहाँ देती है ज़मीन, प्रशासन, तो वहाँ बनता तो अच्छा रहता, सबके लिए बीच में है, चाहे काराकाट के लिए हो या इधर दिनारा का हो, उधर रोहतास का भी बहुत सारे पार्ट का है, फिर डेयरी सब का बीच में है, ज़मीन भी पर्याप्त है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ बनता। हमारी मांग है कि वहीं बने, वो उपयुक्त जगह है। माननीय विधायक जी, आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, महागठबंधन उम्मीदवार थे, आप किसानों और गरीबों के नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो आप किसानों के लिए क्या किए हैं? किसान के सवाल को लेकर हम लोग, माने किसानों का सवाल एक दीर्घकालीन सवाल है, जिसके बगैर हल हुए किसानों की समस्याएं समाधान नहीं। अब कुछ तत्कालिक सवाल है, जैसे हमारा जो जिला है ये सोन के मुंह पर बसा हुआ है, अगर सोन से पानी आएगा तो हमारा जिला सबसे पहले उपभोग करने वाला जिला है ये सोन का पानी का। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस जिले की कि आज बहुत संकट में ये जिला पानी के लिहाज से है। तो उसका मेन कारण है कि पहले सोन के पानी का एकमात्र उपभोग करने वाला जिला चाहे राज्य बिहार था और जिला रोहतास था। अब सोन के पानी का उपभोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जिले स्टेट कर रहे हैं। अब सोन में जब पानी की थोड़ा कमी होती है तो हमारी नहरें सूख जाती हैं। आप कह सकते हैं एक लिहाज से कि हमारी नहरें बरसाती नहर हो गई है, माने वर्षा होता है तो नहर में पानी आती है, वर्षा नहीं होता है तो नहर में पानी नहीं आता। बहुत पहले से डिमांड है कि कदमन जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण यहाँ हो, और इसको लेकर हमारी पार्टी और हम लोग विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो, सड़क पर हो, मैंने हमेशा आंदोलन पर रहे। कभी गाड़ी से प्रचार निकाले, कभी पैदल मार्च निकाले, कभी नहर पर पैदल घूमे, और विधानसभा के अंदर भी विभिन्न स्वरूप में हम लोग ये सवाल उठाए कदमन जलाशय का निर्माण करो। अगर नहीं करते हैं तो ये हमारा 8 जिला जो सोन से पटवन होता है वो बर्बाद हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो पक्की नहर नहर की मांग है, पक्कीकरण किया जाए नहर का, तो एक डिमांड ये है। तो इस क्षेत्र पर मैंने हम लोग काम कर रहे हैं। ये चूँकि हम तो विपक्ष के विधायक हैं, जो विपक्ष में रहते हैं माननीय विधायक जी, तो उनको अनदेखा किया जाता है। जैसे हम अशोक सिंह का ले रहे थे, रामगढ़ विधायक है, तो वो बोले कि हम लोग नहर खुदवा के डायरेक्ट गंगा जी को लेकर चले आए हैं। तो क्या होता है कि जो विपक्ष के विधायक रहते हैं उनको सरकार अनदेखा करती है, उनके प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देती है। ये तो नियम बन चुका है
सरकार जो भी प्लानिंग बना रही है, न बिहार को देखकर बना रही है, न अपने संकट को दूर करने के लिए बना रही है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है सरकार। अगर बिहार के लिए कोई बड़ा मन काम है, वो काम है इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण। अगर इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण होता है बिहार के अंदर, तो किसी भी संकट से लड़ लेने की ताकत ये शाहाबाद का रेंज रखता है, बैठाकर खिला देने की ताकत रखता है। लेकिन बड़े सवाल को सरकार हल नहीं कर रही है आज, और माफियागिरी के चंगुल में बिहार फंसा हुआ है। आपके उदाहरण के स्वरूप में बता रहा है, सोन नदी है, तो सोन नदी से नहर को बचाने का सवाल नहीं है। इंद्रपुरी जलाशय में पानी आवे, इंद्रपुरी जलाशय बने, यही सवाल नहीं है। आज के डेट में सबसे प्रधान सवाल बना हुआ है कि सोन नदी को कैसे बचाया, क्योंकि इस तरह से अनियंत्रित तरीके से जो खुदाई हो रही है, जो 4 फीट खोदना है, वो 40-40 फीट खुदा कर बालू निकाली जा रही है, जिसके चलते उस इलाके के दोनों तरफ के गांव के लोग परेशान हैं। पानी हमेशा उनके लेयर सब में हमेशा नीचे रहता है, पानी का संकट पैदा हो गया। आप लोगों ने विधानसभा में इसको उठाया? विधानसभा में हम लोग हमेशा उठाते हैं, ये सवाल उठते हैं। सरकार माफियाओं के साथ मिली हुई है? मतलब हम तो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से, एक तो बालू माफिया है, शिक्षा माफिया है, अपराधी माफिया है, ये सारे माफिया के चंगुल में पूरी तरह से सरकार फंसी हुई है, और इससे बिहार को निकलना है, और तभी बिहार के सही मायने में विकास आप करा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार के कार्यकाल को एक तरह से 2 खंड में आप देख सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि भाई आधारभूत कुछ संरचनाएं हुई दिखाई दे रही है। एक तो मान लीजिए रोड दिखाई के रूप में दिखाई दे रही है, कुछ स्कूल के भवनें दिखाई दे रही है, कुछ ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। अब इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बिहार का विकास हुआ है। लेकिन दूसरा पार्ट है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, कि इसमें लोग गायब है। इस विकास में लोग को ध्यान में रखकर कोई विकास का काम नहीं, आम पब्लिक लाभान्वित नहीं, लाभान्वित नहीं। इसका हम प्रमाण नहीं देंगे। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे बिहार के अंदर, 17 महीना का जो शासनकाल था, तो उस समय हम लोग प्रेशर बनाकर जाति जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाए, और उस सर्वे से जो चीज़ें सामने आई है वो बहुत भयावह है, और वो बता दे रहा है कि बिहार का फिगर क्या है। 34% परिवार 6,000 से कम आय पर जीवन बसर कर रहे हैं, और हम लोग हिसाब किताब बैठाए, मिनिमम खाने में खर्च है आदमी का 260 रुपये। अगर 2 आदमी पति पत्नी या 2 बच्चे हैं, तो अगर उसको 260 रुपया नहीं रहेगा तो वो खा नहीं सकता। तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके पास आमदनी है 6,000। 60 रुपया वो आदमी कहाँ से मैनेज कर रहा है? तो मैनेज कर रहा है, ग्रुप से लोन ले रहा है, माइक्रो फाइनेंस से लोन ले रहा है, और माइक्रो फाइनेंस जो बिहार में चला हुआ है मकर जाल, वो 30% 35% सूद ले रहा है। लोन चुकता करने के लिए लोन ले लिया जा रहा है। और आज बिहार में एक तरह से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोई परिवार जहर खाकर मर गया, कोई फांसी लगाकर मर गया, कोई आग में झुलस कर मर गया। तो ये जो चीज़ें फिगर आ रही है, तो बिहार का भयावह स्थिति बता रही है कि बिहार की स्थिति क्या है। तो इस क्षेत्र में
नीतीश कुमार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार आम पब्लिक से दूर हैं और आम पब्लिक तक डायरेक्ट लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम कहेंगे विकास की जो बात कहेंगे, किसी सरकार के समीक्षा करने की जब बात कह रहे हैं, तो एक तराजू पर आप नहीं तौल सकते हैं। इसीलिए हम कहा कि यह नीतीश कुमार के शासनकाल को अगर आप हम देखते हैं तो उसके दो हिस्सा में बांटी। एक हिस्सा यह है और एक हिस्सा यह है। जो जनता के जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसमें गिरावट हुई है, आदमी तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। आपके महागठबंधन के विधायक हैं विजय मंडल जी, हम लोग उनका कर रहे थे, तो बोले कि सरकार जो है अफसर 5-7 अफसर 2-3 मंत्री मिलकर चला रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये सच्चाई है? अभी देखिए, हम कोई सरकार कोई चलावे, अब सरकार तो जनता चलाने के लिए नीतीश कुमार को दे ही दिया। नीतीश कुमार अपना बनिहार से चलावे चाहे सरकार के अधिकारी से चलावे, तो सरकार चलाना है। हम तो देखेंगे कि वो यह राज्य जो 20 साल तक उनके हाथ में दिया गया, वो 20 साल में राज हमारा कहाँ पहुँचा, उसमें क्या क्या तरक्की और विकास हुआ और क्या क्या लॉस हुआ। तो हम तो यही देख रहे हैं कि हमारे जो संवैधानिक राइट थे, पढ़ने का राइट, रोजगार का राइट, जीने का राइट, इस पर सब पर हमला है। शिक्षा गरीबों से दूर होती चली जा रही है, अमीर पक्षीय शिक्षा व्यवस्था हो रही है, रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया है, रोजगार कहीं नहीं है, और माने भूखमरी या गरीबी तो आप देख रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। और इस हम कह रहे हैं कि 6000, अगर इस आंकड़े को 10,000 तक ले जाते हैं तो बिहार के 63% परिवार 10,000 से कम आय पर जीवन बसर करते हैं। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है बिहार, कहाँ बिहार को ले जाकर खदेड़ दिया गया। यहाँ जो MSP है किसानों को नहीं मिल रहा, मार्केट जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, 2005 में ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरह से माफिया के हाथ में पूरी सिस्टम को सुपुर्द कर दिए नीतीश कुमार ने, जिससे जो आमदनी है भी वो भी आमदनी को भोग नहीं कर रहा है। माननीय विधायक जी, इस बार जो बजट पास हुआ था तो लगभग 3,18,000 करोड़ का पास हुआ, जिसमें लगभग 60,800 कुछ करोड़ केवल शिक्षा विभाग को दे दिया गया, हेल्थ में 20,000 करोड़ दे दिया गया। जबकि हम लोग के पास जो डाटा आता है कि अभी भी 283 लगभग ऐसे विद्यालय हैं जो पेड़ के नीचे चलते हैं, जिसके पास अपना मकान नहीं है। हजारों विद्यालय ऐसे हैं जिसका अपना शौचालय नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्या सोचते हैं इस पे? अगर पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके जैसे मीडिया, डाटा RTI में आया, आपके जैसे मीडिया के लोगों के जरिए भी आ रहा है सामने। बहुत RTI के लोग हैं, उसके डाटा के अनुसार भी है। अब तो वो बात छोड़ दिया, स्कूल कहाँ चल रहा है। अब तो स्कूल जो थे हमारे, उसको भी मर्जर करके बड़े स्कूल में उसको समाहित किया जा रहा है। स्कूलों की लगातार कमी हो रहा है, माने जो टोले में माने स्कूल था उसको हटा दिया गया। तो इस तरह से शिक्षा को एक तरह से बाजारीकरण करने की दिशा में सरकार की पूरी प्लानिंग है। जब मान लीजिए हमारा स्कूल भवन है और वहाँ के स्कूल को शिफ्ट करके दूसरे जगह दे रहे हैं, तो ये स्कूल का भवन क्या होगा, ये बिल्डिंग क्या होगी, जो पैसा अभी खर्च किए हैं। तो हमको जो साजिश सरकार को लग रही है, यह सरकार अगर चलती है तो फिर वो निजी हाथ में दे दिया जाएगा और कहा जाए कि आप चलाइए इस स्कूल को। एक तरह से बाजारीकरण शिक्षा व्यवस्था का हो रहा है, और इसीलिए कृत्रिम तौर पर माने ये संकट पैदा किए जा रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि भाई सीट माने सेंक्शन है, सब विभाग का सीट सेंक्शन है, तो सीट को भरने में आपको क्या दिक्कत है, कौन सी परेशानी है? आप भी पढ़ते होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं। तो एक एक हाई स्कूल में 14 गो 15 गो टीचर रहते थे, 8 घंटे माने पढ़ाई होती थी। आज कहाँ है ये व्यवस्था? कॉलेज पूरी तरह से बंद है आज। ये आपके विधानसभा के लिए भी हमारे पास डाटा आया था
कि पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों की कमी है, टीचरों की कमी है स्कूलों में, इसके लिए आप क्या कदम उठाए? पीएचसी के लिए हमेशा हम लोग लड़ते रहे हैं। हमेशा यहाँ तो अनुमंडल हॉस्पिटल है, इसके लिए एक्सरे की व्यवस्था के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए हमेशा हम लोग सवाल उठाते रहे। ना यहाँ डॉक्टर पर्याप्त है, डॉक्टर है ही नहीं। माने जब अनुमंडलीय हॉस्पिटल में की ये स्थिति है तो आपके हमारा पीएचसी और सीएचसी की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। एक आप लोग विधानसभा में मुद्दे उठा बराबर सवाल उठाते हैं। सवाल सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? सरकार कह रही है कि हम प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं, बहाली करेंगे, देंगे, जो हमेशा जवाब देती है। आपके महागठबंधन वाले नीतीश कुमार पे ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, आप क्या सोचते हैं? मैं तो समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं कि वो सक्षम है कि नहीं है। अभी कल ही 15 अगस्त उनकी एक्टिविटी मैंने आप देख सकते हैं। तो कोई भी स्वस्थ मानसिकता वाला आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर हम भी समझ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी अस्वस्थ हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है। अब ये हम नहीं समझ रहे हैं कि भाजपा वाले क्यों इनको खड़ा करके रखे। तो ये खड़ा करना कहीं बड़ा गेम प्लान है भाजपा का, क्योंकि भाजपा इस गेम प्लान के आधार पर बिहार की कुर्सी हड़पना चाहती है। नहीं तो कोई भी उचित सलाह देना चाहिए नीतीश कुमार जी को कि भाई इनको इलाज किया जाए। देश में इलाज हो, देश से बाहर के भी इलाज किया जा सकता है, उनका बचाना जरूरी है। लेकिन यह काम ना करके मोहरा के रूप में सामने रख करके कोई बड़ा गेम प्लान नीतीश कुमार पर बीजेपी कर रही है। और बीजेपी कोई बिहार के लिए नई बात नहीं है, महाराष्ट्र में कर चुकी है, हर जगह कर चुकी है बीजेपी। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करने की फिराक में है? अभी हम नहीं कहते, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उसको समझना है, उसको समझना, चूँकि वो लोग भी पार्टी चला रहे हैं, 20 साल से तो मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी नहीं है। पिछली बार के विधानसभा में देखा जाए तो जो कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, 137 सीटों पे खड़ा कर दिया और नीतीश को डैमेज करके 40 पर ला दिए। क्या लगता है कि बीजेपी का ये प्लान था? नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था, चिराग गठबंधन में नहीं थे, लेकिन चिराग केंद्र में मंत्री में थे। तो इससे मैंने फेनमुना है, इसको समझना है। बिहार में वो सरकार में है, सरकार के विरोध में है, खिलाफ में खड़ा हो रहा है, और केंद्र में आप मंत्री बनाए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई गेम नहीं है? और गेम और भी आगे आने वाले चुनाव में भी होगा, जो 25 में होगा चुनाव, गेम होगा। गेम करने वाली ही पार्टी है बीजेपी के पास दूसरा कुछ नहीं है। किसी तरह से तिकड़म करके हर जगह सत्ता में बने रहना, तिकड़म की राजनीति करती है बीजेपी। आप 11 साल से सत्ता में है, बीजेपी ने कोई देश के लिए कोई काम करते हुए आपको दिखाई दिया है? जो चीज़ था, रेलवे हो, बैंक हो, LIC हो, जितना मैंने सरकारी संस्था मैंने कम कारखाने थे, वो हो, सब चीज तो निजी हाथ को दे रहे हैं। जल जीवन मैंने जो है वो भी तो सब मैंने जो राष्ट्र की संपत्ति हुआ करती थी वो भी प्राइवेट हाथों में। अभी इससे दुर्दिन क्या हो सकता है देश का, जो हमारे बाप दादों ने अथक मेहनत करके आज़ादी भी हासिल लिया और देश को बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, और फिर जब से मोदी जी आए हैं तो बेच रहे हैं देश, बेचने की सिवाय दूसरा नहीं। और फिर देश के अंदर, राज्य के अंदर तिकड़म करके किस सरकार को कैसे गिराया जाए, कैसे खरीदा जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए। अब इसी के श्रेणी में आप अगर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया कि महाराष्ट्र में तो चुनाव में वोट को बढ़ाकर
ये चुनाव जीतने की कोशिश किए और बिहार में चुनाव में चोरी करके, चुनाव में वोट घटाकर बिहार के चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग के पास डाटा आया कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, एक जिला में लगभग 2,60,000, एक विधानसभा का औसत निकाले 25,000। अब आपके विधानसभा में कितना कटा, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्या महागठबंधन के वोट काटे जा रहे हैं? वोट तो जनता की कट रही है, वो महागठबंधन की जनता है, अन्य जनता है जो वोट के लिहाज से आप देखेंगे तो ये वोट की जो काटने की कोशिश हो रही है, तो मैं इसका पॉलिटिकल एनालिसिस जो कर रहा हूँ कि मोदी पूरी तरह से डर चुके हैं कि बिहार में हम जीतने नहीं जा रहे हैं। हार वो स्वीकार कर लिए और इसलिए बिहार को जीतने की कोशिश उन्होंने भरपूर किया। जो कल तक बोलते थे कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, उनको जातीय जनगणना करने की घोषणा करना पड़ा। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। पहलगाम की घटना घटी और सिंदूर अटैक हुआ और सिंदूर बांटने की जो नौटंकी हुई वापस लेना पड़ा और वहाँ न जाकर मधुबनी में आकर सभा करना पड़ा और यहाँ की धरती से बोलना पड़ा कि हम आतंकवादियों को माने सबक सिखाएंगे। क्या हुआ नहीं हुआ वो मामला सामने आ रहा है, कितना अटैक किए कितना नहीं किए, क्या इनकी लॉस हुआ, क्या पाकिस्तान का लॉस हुआ, ये कुछ दिन में और भी सामने आएंगे। अभी कुछ कुछ चीज़ें सामने आ गए तो वो भी से उनका मन नहीं भरा। बिहार के अंदर इन्होंने बिजली, नीतीश कुमार जो बोला करते थे कि मुफ्त को कुछ चीज़ नहीं होता, मुफ्त नहीं दिया सर। ये एक तरह से आदमी का माने काम करने और इतनी करने की क्षमता कमजोर करता है। मुफ्त नहीं दिया जा सकता, कम किया जा सकता है, उसका रेट कम किया जा सकता है। लेकिन उनको घोषणा करना पड़ा 125 यूनिट बिजली का। 20 साल में 400 जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन चल रहा था, हम लोग बराबर मांग उठा रहे थे कि ना भाई इसको बढ़ाया जाए, 3,000 तक किया जाए। तो नहीं हुआ, 1100 करना पड़ा। तब बिजली का सवाल हो चाहे वृद्धा पेंशन का, विपक्ष के दबाव हम लोग आशा, आंगनबाड़ी सेविका, ममता, सबका सवाल विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ते रहे कि इनकी स्थिति जो है। अब आशा आए थी रसोईया का 1,600 रुपये, 1,650 रुपये, उससे क्या होगा? 50 रुपये डेली पर। ये मांग हम लोग बराबर करते रहे हैं। मैंने 8 दिन तक बिहार विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन भी होता रहा है। सबका नेतृत्व भाकपा माले जैसी संगठन कर रहा था। अब जाकर उनको घोषणा करना पड़ा कि उनको बढ़ाएंगे हम। इससे भी मन नहीं भरा, असंतुष्टि नहीं हुई कि हम बिहार का चुनाव जीत जाएंगे। तब SIR के जरिए वोट काट कर इसकी कोशिश कर रहा है। ये जीतने का नौटंकी है एक तरह से, कैसे वोट काट कर हम जीत जाएं, ये उनकी कोशिश है। लेकिन बिहार है, बिहार महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने यह समझ नहीं पाया। बिहार ने तो इनकी घोषणा के साथ ही ये बात समझ गया और उसी दिन से, जिस दिन इनकी घोषणा हुई, उसी दिन से वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा लगाने लगा, सड़कों पर उतर गया। ये लड़ाई जारी है आज। माननीय विधायक जी, जैसा आज भी NDA वाले जंगल राज का डर दिखाते हैं, आप महागठबंधन के साथी हैं, और जंगल राज का डर दिखाकर ही वो लोग वोट लेते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? 15 में क्या था, 20 में क्या था, क्या है, इस पर बात हो। 15 में जो था वो 20 में है कि नहीं? तब 15 में था माने मार्केटिंग सिस्टम थी, वो 20 में नहीं है, 20 के शासनकाल में नहीं है। 15 में जो भी हॉस्पिटल थे उसमें डॉक्टर थे, माने ब्लॉक स्तर तक डॉक्टर थे। आज ब्लॉक स्तर तक भी डॉक्टर नहीं। लगता है कि कोई सिस्टम काम कर रहा है। ब्लॉक में आज चले जाइए, किसी ब्लॉक में आप चले जाइए, आप तो हो सकता है कि लालू का शासन तो आप देखे नहीं, मैंने कहानी के रूप में सुनते होंगे।
हम लोग लालू के शासन में भी में विधायक थे और आज नीतीश कुमार के शासन में भी हम विधायक हैं और दोनों शासन को हमने देखा। ब्लॉक में लोग की जुटान होता था पहले, नेता लोग भी जुटते थे, जनता भी जुटती थी और नेताओं से जनता कहते थे कि हमारा एक काम नहीं हो रहा है, काम कराइए। नेता लोग काम कराते भी थे। आज ब्लॉक में चले जाइए, पूरी तरह से सिनेरियो बदला हुआ है। आज एक भी आदमी ब्लॉक में नेता नहीं दिखाई, तो दिखाई कौन देते हैं भाई? वो सारे लोग दलाल हैं। तब 15 साल पहले की जो स्थिति थी, आज जनप्रतिनिधियों का ब्लॉक में कोई वैल्यू नहीं है। आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार के चंगुल में है कि तो दलाल है न तो अफसरशाही है। माननीय विधायक जी, एक तरफ जहां आपका एनडीए महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है और बीच में ये प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी लाए हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? अब जनसुराज की उत्पत्ति जो बिहार में हुआ है, वह उत्पत्ति ऊपर से हो रहा है, जमीन से कोई उनकी उत्पत्ति नहीं। लोग पूछ रहे हैं बिहार के अंदर कि जनसुराज के पास इतना संसाधन कहाँ से, कि बिहार के हड़पने वाले कोई ताकत जनसुराज को कोई सहयोग कर रहा है। इसका अभी समाधान नहीं है। एक एक विधानसभा में 200 गाड़ियां चल रही हैं जनसुराज की। और मैं समझता हूं कि बीजेपी के भी ये ताकत नहीं है, एक विधानसभा में पार्टी के कोई गाड़ी, और सारे लोग जो लोग गाड़ी में हैं वो सब माने वेतन पर हैं। ऐसी तो कारपोरेट पार्टी हम अभी तक नहीं देखे। और जो कारपोरेट पार्टी चल रही है बिहार के अंदर, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जनता के पक्ष में काम करे। जनता अपनी जरूरत से कोई नेता बना ही नहीं रही है। ये पार्टी हायर करके इन नेताओं को लाई है जो वेतन पर है, ये नौकरी कर रहे हैं। जनता की समस्या दूसरी है। आपके महागठबंधन वाले कहते हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है प्रशांत किशोर की जनसुराज। अब बी टीम हो, ए टीम हो, ये बात हम कहना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जनता देख रही है, इसका जवाब जनता चाहती है कि मैंने पैसा कहाँ से आता है पैसा। और ऐसे लोग जो विदेश से कर्ज करता है यहाँ आ रहे हैं। विदेश कहने का मतलब है कि ये कोई इलाका का कोई कर्ज करता नहीं, कोई एक नेता कर्ज करता इलाका का नहीं है। सब माने वैसे लोग हैं जो अभी कैंडिडेट के लोग माने रेस में दौड़ रहे हैं, तो सब पैसे वाले आदमी हैं। जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि जनसुराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर की, ये पैसों पे काम कर रही है और इससे जुड़ने वाले लोग भी जो माफिया टाइप के हैं वही लोग जुड़ रहे हैं, जब जिनके पास बहुत पैसा है। हम देख रहे हैं कि वैसे लोग हैं जिसे अभी तो राजनीति की परिभाषा बदल गया है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी परिभाषा बदल गया है। आज पहले जो लोग झोला उठाकर राजनीति करते थे तो उनको लोग कहते थे कि भाई इनको विधायक बनाइए। आज उस तरह से विधायक की डिमांड नहीं हो रहा। आज ये तय हो रहा है कि किनके पास पैसा है उसको राजनीति में विधायक एमपी के सीट के बतौर देखे माने लाया जा रहा है सामने। तो ये पूरा राजनीति का जो रंग रूप है इसको बदल दिया गया। तो इस तरह के जितने लोग हैं जो एक दिन झोला नहीं उठाया, एक दिन राजनीतिक काम नहीं किया, एक दिन लाठी नहीं खाया, एक दिन जेल नहीं गया, वो आदमी झोला उठाया माने पैसे के बल पर ऊपर से टिकट लेकर चुनाव भी जीत रहा है। तो इसलिए अब राजनीति की वो परिभाषा नहीं रहे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कोशिश है हमारी, ये पूर्णतः मैंने आज कहिए कि आज का जो राजनीतिक हालात है
वो हालात दूसरे दिशा में जा रहा है। माननीय विधायक जी, जैसा देखा जाए जो हम लोग के पास में डाटा है, आपके पास 52% ही वोटिंग होता है आपके विधानसभा में, ऐसा क्यों? यही तो हम लोग सोच रहे हैं, और वो भी बड़ी मार्जिन से आप जीत जाते हैं। वही बात हम लोग सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग के मुख्य काम था कि चुनाव से, वोट से जो निष्क्रियता बढ़ रही है जनता की, उसको प्रेरणा बनकर वोट परसेंटेज को बढ़ाना, ये काम चुनाव आयोग का था। तो चुनाव आयोग का जो अपना मुख्य काम था, 18 साल से जितने अधिक लोग हैं उनका नाम जोड़ना, वोट की प्रति अरुचि पैदा हो तो उस अरुचि को बढ़ाना, ये चुनाव आयोग का मुख्य काम है। तो चुनाव आयोग काम क्या कर रहा है कि भाई आप उसके वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है, कह रहा है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र लाओ। तो जो काम नहीं चुनाव आयोग के था वो चुनाव आयोग कर रही है, जो काम उसको करना था वो नहीं कर रही है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये माने भाजपा पार्टी का एक विंग के बतौर चुनाव आयोग काम कर रही है। माननीय विधायक जी, पिछले दिनों देखा जाए तो विधानसभा में जो सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव तूतुमय में हुआ था, उस समय आप मौजूद थे? तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं, ये बात सही है। हो सकता है कि लालू जी माने जेल भी गए हों, ये भी बात सही हो सकता है। लेकिन आज वो विपक्ष के नेता हैं, अब विपक्ष के माने विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। अब कोई बात कह रहे हैं वो, तो उनकी बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनके खानदान पर चले जा रहा है। पॉलिटिक्स का एक करेक्टर कभी नहीं रहा। बीजेपी को सत्ता में आने के बाद से एक करेक्टर सामने आई है, तूतुमय में होने लगा। तूतुमय में नहीं, करेक्टर के रूप में सामने आ रहा है। अब मोदी जैसे आदमी सोनिया गांधी को कहता है कि भाई जर्सी गाय है, जर्सी गाय। आप समझ सकते हैं। तो सम्राट चौधरी की क्या औकात है। सर, आपकी पार्टी जो आरोप लगा रही है नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, कि मुख्यमंत्री लायक नहीं है, क्या लगता है आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा? अब फायदा तो इस लेवल पर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 20 साल से नीतीश कुमार को लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता देख, और आज इस पोजीशन में बिहार पहुंच चुका है, बिहार की जनता पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार का राज्य जनता का राज नहीं रहा। यह राज पूरी तरह से माफिया राज में तब्दील हो गया है। और इस माफिया राज के चलते जनता के हर अधिकार पर एक तरह का हनन और उस पर हमला जारी है। इसलिए माफिया राज हटाने के लिए जनता इस बार माने सड़क पर भी है और विधानसभा चुनाव में भी सामने रहेगी। सर, आपके महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, तो विपक्ष नौवीं फेल कहता है, तो क्या लगता है कि नौवीं फेल के अंडर में आप लोग काम करना पसंद करेंगे? पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग, नीतीश कुमार तो इंजीनियर हैं, लेकिन पलटी मारते मारते कहाँ तक चले आए, अब बिहार की कहाँ लेकर चले गए। देश में बहुत सारे लोग पैदा हुए जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत बेहतरीन नेता बने, प्रशासक बने, जिसका कोई हिसाब नहीं है, तुलना नहीं है। तो सवाल यहाँ नहीं है, सवाल यहाँ है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये पहले तो इसका पूरा सिनेरियो बनता है, महागठबंधन है, महागठबंधन के टिकट मिलते हैं और विधायक जीतते हैं। जो जीतेंगे उसमें जो बड़ा दल होगा वो अपना नेता चुनता। हम छोटे दल हैं तो हम अपना नेता चुनेंगे, राजद अपना बड़ा नेता चुनेगा, कांग्रेस अपना नेता चुनेगा, सीपीआई सीपीएम अपना नेता चुनेगा, और सब विधायक मिलकर बिहार में मुख्यमंत्री के चुनाव करेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ा दल अगर राजद सामने आएगा तो वो उसका हक बनता है। और राजद अपनी पार्टी का नेता अगर तेजस्वी को बना रहा है तो उसको विरोध करने वाला हमको। हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति चल रही है, मंदिर मस्जिद करके जो राजनीति चल रही है, जो देश के अंदर जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब था उसको बर्बाद करने की जो राजनीति चल रही है, देश के संविधान को खत्म करने की राजनीति चल रही है,
हमारे लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। यह सवाल आज प्रधान सवाल बना। देश रहेगा, ये संविधान रहेगा, यह लोकतंत्र रहेगा, हम आप सब लोग जिंदा रहेंगे। ये लड़ाई इस बात की हो रही है और इसको लेकर हम लोग सारे लोग एक गठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं। मोदी जी के साथ जो गठबंधन में है, वो नीतीश कुमार बताएंगे क्या हम लड़ रहे हैं। लालू जी के शासन तो 20 साल पहले ही खत्म हो गया। 20 साल में तुमने क्या किया, इस पर बहस नहीं है। लालू जी क्या किए थे, लालू जी के समय क्या परिस्थिति थी, जब देश आजाद हुआ था उस समय क्या परिस्थिति थी, कैसे लोग चल रहे थे, कैसे लोग घूम रहे थे। आज तुम क्या कर रहे हो, आज विकसित भारत में आप कैसे इस विकसित भारत को और आगे ले जाना चाहते हो, इस बात पर बहस नहीं हो रही है। इस बात पर बहस हो रही है कैसे भाई देश बेच दिया जाए, इससे देश आगे बढ़ जाएगा। सब संस्थानों को कैसे निजी हाथों में दे दिया जाए, इससे देश बढ़ जाएगा। तमाम कल कारखाने खदान को भी निजी हाथों में दे दिए, इससे देश बढ़ जाएगा। बहस तो यहाँ होना चाहिए कि ये आधुनिक व्यवस्था में कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहस यहाँ नहीं है तो 25 साल पहले ले जा रहा है। उस समय की तो बहस क्या थी, उस समय तो गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लोग ने लड़ा, कुर्बानी दी और वोट डालने का राइट अधिकार हासिल किया। लालू जी भी थे उसमें, हम लोग भी थे साथ में, लड़ रहे थे और लड़कर हमने वोट डालने का अधिकार हासिल किया। तो जो लोग इस सत्ता में बैठकर कब्जा कर रहे थे, सत्ता को हड़प रहे थे, तो वो लोग के खिलाफ लड़ाई लड़कर यहाँ तक आए। तो जंगल राज के क्या मतलब है, क्या है जंगल राज, क्या है जंगल राज? 900-950 करोड़ रुपया का मैंने मैंने लूट का चारा घोटाला का सामने आया। कई हजार करोड़, अभी अभी 71,000 करोड़ का कैग का रिपोर्ट है। तो इसका कौन जवाब देगा? तो ये जितने मीडिया के लोग हैं, नहीं मिला है तो मीडिया का रिपोर्ट, इस पर बहस होना चाहिए, इसकी जांच क्यों होने की मांग उठानी चाहिए कि इसका सही सामने फिगर है, फैक्ट फिगर है, उसको सामने लाओ। तो ये बहस नहीं है, बहस है 900 करोड़ सर, पर। आपकी महागठबंधन की विधायिका हैं, मंत्री भी 2 बार रह चुकी हैं, अनीता देवी नोखा विधायिका, तो बोलती बोलती हैं कि जब नीतीश कुमार और रतों पे कमेंट करते हैं तो हम लोग को बहुत शर्म आता है। हमारा कोई परिवार के लोग बीमार हो जाएंगे तो हम इलाज नहीं कराएंगे भाई। उसी तरह से पार्टी है तो उनका परिवार है, तो परिवार में कोई बीमार है तो उसको इलाज कराना चाहिए। अगर इलाज नहीं कराना चाहता है तो उसका संपत्ति को हड़प लेने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी सर क्यों ढो रही है नीतीश कुमार को? बीजेपी ढो नहीं रही है, बीजेपी उनको पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार के एक एक कतरा से जब कुछ फायदा उठाना होगा तो उस फायदा को उठाएगी और फिर यूज एंड थ्रो जो वाला नीति है वह माने नीतीश कुमार के साथ करने जा रही है। फिर से बीजेपी की सरकार, अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी को, इनको सबको बर्बाद कर देंगे। सर, प्रशांत किशोर जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं प्रशांत? कि बिहार में और आज के हिंदुस्तान की राजनीति में कोई थर्ड फ्रंट बनाने की बात बोलता है, मैं समझता हूं कि राजनीति में वो बच्चा है। आज ये सवाल है ही नहीं थर्ड फ्रंट का। आज सवाल है कि एक तरफ संविधान विरोधी ताकतें खड़ी है और दूसरे तरफ संविधान के रक्षक ताकत को खड़ा होना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि अगर उसके अंदर विभाजन पैदा हो। अगर सही माने में प्रशांत किशोर जी अगर वो संविधान विरोधी ताकतों से लड़ना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो इस गठबंधन के साथ उनको रहना चाहिए। अगर संविधान हमारी बच जाती है, लोग सुरक्षित हो जाते हैं, तो आप राजनीति करने की स्वतंत्रता है। अगर बीच में आप ऐसा करते हैं
तो आप कहा जा सकता है आपको कि आप बीजेपी को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम। जैसे आप कह रहे हैं कि संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, किस तौर पे आप देख रहे हैं सर कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है? अब जैसे SIR देख रहे हैं, SIR है, संविधान हमको क्या इजाजत देता है कि एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, हर 18 साल के नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, संविधान यह इजाजत देता है। तो चुनाव आयोग जो हमारा है, इसको सुरक्षा करने के बजाय 18 साल वाले बच्चे को नाम जुड़े, वोट का माने परसेंटेज बढ़े, इसको करने के बजाय वोट को काट रही है, वोटों को काट रही है कि शिफ्टेड है। कहाँ से है? बिहार की बनावट ऐसा है, बिहार ऐसा उद्योग माने चारागाह बन गया है पूंजीपतियों के लिए कि यहीं तो सस्ता मजदूर मिलते हैं, यहाँ रोजगार नहीं है, खत्म है, भुखमरी है, यहाँ गरीबी है यहाँ। और यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, 6-6 महीना रहते हैं, 7 रहते हैं, फिर गांव पर आते हैं, ना वहां देने की राइट है, ना यहाँ वोट देने की राइट। तो उनको कौन सुरक्षा देगा? ये चुनाव आयोग का काम है और उस बनस्पति काट रहे हैं सर। संविधान, इससे संविधान तो खत्म हो रहा है सर, इस संविधान की आत्मा खत्म बर्बाद हो रही है। इस लिहाज से कर रहे हैं कि आप संविधान के खिलाफ में है कि संविधान के माने पक्ष में है। सर इस बार जो प्रशांत किशोर जी पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा हाईलाइट किए हैं, हर पार्टी कर रही है, एनडीए वाले भी कर रहे हैं, आपके महागठबंधन वाले भी कर रहे हैं, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। ये अभी तक तो अभी देखे हैं प्रशांत किशोर जी का पिछले दिनों की 2 लाख रुपया मैंने मिले मैंने यहाँ के गरीबों को, पहले तो हम नहीं देखे। अभी भी प्रशांत किशोर माने SIR को कोई मुद्दा नहीं समझते, आज भी विस्थापन का कोई मुद्दा नहीं समझते हैं। आज भी जो गरीब बसे हुए हैं रोड के किनारे, सड़क के किनारे, उनको जमीन का सवाल है, जमीन उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है अभी आज के डेट में भी। जो बिहार के माने 34% 35% आबादी के सवाल है। शिक्षा का सवाल उठा रहे हैं, मैं शिक्षा के माने एक स्तर तक, लेकिन वो कह रहे हैं कि शिक्षा प्राइवेटेशन को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो माने क्या करेंगे तो बाद में और आगे देखिए क्या होता है। पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा सर? बिहार में थर्ड फ्रंट कुछ सीटें लाएंगे या थर्ड फ्रंट नहीं बनना है, जो भी थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे वो हाशिए की ताकत बनी रहेगी। यहाँ 2 ही फ्रंट है, एनडीए का एक माने फ्रंट रहेगा सामने, उनके साथ जो गठबंधन है वो लोग रहेंगे, आए हुए इंडिया गठबंधन के जितने लोग रहेंगे, उस आधार पर हम खड़ा होकर कहना चाहते हैं कि यहाँ 2 ही तरह के माने गतिविधि चलेगी, तीसरा कोई गतिविधि का भाई जमीन नहीं है, जमीन उसका नहीं है, खत्म है। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ बिहार के काराकाट विधानसभा के सिटिंग विधायक माननीय अरुण सिंह कुशवाहा जी। हम अगले एपिसोड में और किसी माननीय विधायक जी के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।